कल्पना कीजिए, एक ऐसा किला जिसकी दीवारों ने अरबों खरबों की दौलत देखी हो, जहां जमीन के नीचे दबे पत्थर दुनिया के सबसे कीमती हीरे बन गए। कोहिनूर, होप डायमंड, दारिया ए नूर, ये सब एक ही जगह से निकले थे, गोलकोंडा। लेकिन सवाल ये है, अगर यहां से इतनी दौलत निकली तो वो गई कहां? क्या ब्रिटिश राज ने सब लूट लिया, या आज भी गोलकोंडा के तहखानों में दबा है भारत का शापित खजाना? और लोग इसे शापित क्यों कहते हैं? क्या सच में इन हीरों ने अपने मालिकों को बर्बाद किया? इसी रहस्य की परतें खोलने के लिए शुरू करते हैं हमारी यात्रा गोलकोंडा की ओर। दक्कन के पठार पर हैदराबाद की तपती जमीन के बीच एक पहाड़ी उठती है, गोलकोंडा। आज यह सिर्फ पत्थरों और खंडहरों का ढेर लगता है, लेकिन कभी यही जगह दुनिया की सबसे अमीर धरती मानी जाती थी। 16वीं और 17वीं सदी में जब यूरोप अभी अंधकार युग की छाया से बाहर निकल रहा था, तब गोलकोंडा चमक रहा था, सिर्फ सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि हीरों की चमक से। कृष्णा नदी के किनारे फैली कोल्लूर की खदानें धरती के भीतर से ऐसे पत्थर निकाल रही थीं जिन्हें देखकर राजाओं की सांसें थम जाती थीं। उस समय दुनिया में हीरों का सबसे बड़ा और लगभग एकमात्र स्रोत था भारत, और भारत में गोलकोंडा। खदानों में मजदूर नंगे हाथों से मिट्टी छानते थे। कोई मशीन नहीं, कोई आधुनिक तकनीक नहीं, बस उम्मीद। कभी कभी मिट्टी के ढेर में से एक छोटा सा पारदर्शी पत्थर निकलता, और वही पत्थर आगे चलकर किसी साम्राज्य का भाग्य बदल देता। फारस, तुर्की, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी महीनों की समुद्री यात्रा करके यहां पहुंचते थे। वे जानते थे जो यहां से मिलेगा वह दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। धीरे धीरे गोलकोंडा सिर्फ एक किला नहीं रहा, वह एक प्रतीक बन गया, असीम दौलत का, शक्ति का और लालच का। लेकिन हर चमक के पीछे एक छाया भी होती है, और गोलकोंडा की चमक के पीछे छिपी थी एक ऐसी कहानी जिसमें दौलत तो थी पर शांति नहीं। यही वह जगह थी जहां से निकले पत्थरों ने इतिहास की दिशा बदल दी, और शायद यहीं से शुरू हुआ शाप का बीज। गोलकोंडा की खदानों की धूल में कभी एक ऐसा पत्थर मिला जो आगे चलकर रोशनी का पहाड़ कहलाया, कोहिनूर। कहा जाता है कि यह हीरा सबसे पहले 13वीं सदी में काकतीय वंश के खजाने का हिस्सा था। वारंगल के मंदिरों की दीवारों के बीच इसकी चमक देवताओं को अर्पित की जाती थी। लेकिन इतिहास में शांति ज्यादा दिन टिकती नहीं। दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के बाद यह हीरा उत्तर भारत की सत्ता की ओर बढ़ गया। फिर आया मुगलों का दौर। बाबर ने अपनी आत्मकथा में एक विशाल हीरे का जिक्र किया। इतिहासकार मानते हैं वही कोहिनूर था। शाहजहां ने इसे मोर सिंहासन में जड़वाया। ताजमहल बनाने वाला बादशाह भी इस चमक के आकर्षण से बच न सका। लेकिन यहीं से एक अजीब सिलसिला शुरू होता है। जिस शासक के पास कोहिनूर गया, उसका साम्राज्य डगमगा गया। नादिर शाह ने दिल्ली लूटी, कोहिनूर फारस पहुंचा। कुछ वर्षों बाद उसकी हत्या कर दी गई। अहमद शाह अब्दाली के हाथ लगा। अफगान साम्राज्य भी स्थिर न रह सका। फिर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। उनकी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य बिखर गया, और अंततः 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। एक नाबालिग महाराजा दलीप सिंह से संधि के नाम पर यह हीरा छीन लिया गया। आज कोहिनूर ब्रिटिश क्राउन में जड़ा है, लेकिन ब्रिटिश राज भी अंततः ढह गया। क्या यह सब महज संयोग था, या सच में कोहिनूर
अपने साथ सत्ता का पतन लेकर चलता है। इतिहास अभी पूरी सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि गोलकोंडा की कहानी में एक और नीला रहस्य बाकी है। गोलकोंडा की उसी मिट्टी से जहां कोहिनूर जन्मा था, एक और पत्थर निकला, लेकिन यह अलग था। यह पारदर्शी नहीं, बल्कि गहरा नीला था। उसकी चमक में कुछ अजीब था, मानो रात के आकाश का टुकड़ा पत्थर में कैद हो गया हो। 17वीं सदी में फ्रांसीसी व्यापारी जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने इसे भारत से खरीदा। उस समय यह फ्रेंच ब्लू कहलाया। वह इसे फ्रांस ले गया और कुछ वर्षों बाद रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई। हीरा फ्रांस के राजा लुई 14वें के पास पहुंचा, फिर लुई 16वें और रानी मैरी एंटोनेट के हाथों में गया, और फिर फ्रांसीसी क्रांति। राजा और रानी दोनों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। हीरा गायब हो गया। कुछ दशकों बाद वही पत्थर नए आकार में इंग्लैंड में फिर प्रकट हुआ। अब उसका नाम था होप डायमंड। जिस परिवार ने इसे खरीदा, होप परिवार, कुछ ही समय में दिवालिया हो गया। आगे जिन लोगों ने इसे पहना, उनमें से कई ने आत्महत्या की, कुछ ने अपने प्रियजनों को खोया, कुछ बर्बाद हो गए। यहां तक कि एक अमेरिकी समाज सेवी एवलिन वॉल्श मैकलीन, जिसने इसे गर्व से पहना, उसके बेटे की दुर्घटना में मौत हो गई। पति मानसिक संतुलन खो बैठा। क्या यह सब अंधविश्वास था, या सच में इस नीले पत्थर में कोई अनदेखी ऊर्जा छिपी थी? आज होप डायमंड वॉशिंगटन के स्मिथसोनियन संग्रहालय में सुरक्षित रखा है, लेकिन कहते हैं रात में उसकी नीली चमक लाल हो जाती है। और अगर यह सच है, तो शायद गोलकोंडा का शाप सिर्फ एक कहानी नहीं। 16वीं सदी का दक्कन और गोलकोंडा अपने स्वर्ण काल में था। कुतुब शाही शासकों के अधीन यह किला सिर्फ एक सैन्य दुर्ग नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे समृद्ध व्यापारिक केंद्र बन चुका था। किले की ऊंची दीवारों के भीतर खजाने भरे थे, सोना, चांदी, मोती और सबसे बढ़कर हीरे। कोल्लूर और आसपास की खदानों से निकलने वाले पत्थर सीधे गोलकोंडा की तिजोरियों में आते थे। यहां से वे फारस, उस्मानी साम्राज्य, पुर्तगाल और फ्रांस तक भेजे जाते। यूरोप के शाही मुकुटों में जड़े कई हीरे यहीं से निकले थे। कुतुब शाही दरबार की शान निराली थी। हीरों से सजे हथियार, जड़ाऊ सिंहासन और ऐसी समृद्धि कि विदेशी यात्री लिखते, यहाँ की दौलत का कोई हिसाब नहीं। हैदराबाद शहर बसाया गया, चार मीनार खड़ा हुआ, कला, संगीत और साहित्य को संरक्षण मिला। गोलकोंडा केवल धन का केंद्र नहीं, संस्कृति का भी गढ़ था। लेकिन हर चमक अपने साथ ईर्ष्या भी लाती है। मुगल सम्राट औरंगजेब की नजर इस दौलत पर टिक चुकी थी। दक्कन पर नियंत्रण का मतलब था भारत की सबसे बड़ी संपत्ति पर अधिकार। 1687 में मुगल सेना ने गोलकोंडा को घेर लिया। 8 महीनों तक किला अडिग रहा, लेकिन इतिहास गवाही देता है किले को तोपों ने नहीं, विश्वासघात ने गिराया। एक दरवाजा भीतर से खोला गया और उसी रात गोलकोंडा की अजेय दीवारें टूट गईं। खजाना मुगलों के हाथ लगा, लेकिन इसके साथ ही शायद शाप भी आगे बढ़ गया, क्योंकि इसके बाद मुगल साम्राज्य भी धीरे धीरे बिखरने लगा। क्या यह संयोग था, या गोलकोंडा की दौलत अपने मालिक को कभी टिकने नहीं देती? 1687 दक्कन की गर्म हवाओं के बीच गोलकोंडा की दीवारों के सामने मुगल सेना खड़ी थी। सम्राट औरंगजेब जानता था, अगर गोलकोंडा उसके अधीन आ गया तो भारत की सबसे समृद्ध तिजोरी उसके हाथ होगी। 8 महीनों तक किले ने घेराव झेला, तोपें गरजी,
रसद रोकी गई, लेकिन गोलकोंडा की दीवारें अडिग रहीं। कुतुब शाही शासक अबुल हसन तानाशाह के सैनिक बहादुरी से लड़े। किले की ध्वनि प्रणाली इतनी अद्भुत थी कि मुख्य द्वार पर ताली बजाने की आवाज भी महल तक सुनाई देती। हर सुरंग, हर दीवार रक्षा के लिए बनी थी। मुगल सेना थकने लगी, लेकिन इतिहास में कई बार दीवारें बाहर से नहीं, भीतर से टूटती हैं। कहा जाता है एक दरबारी ने लालच में आकर गुप्त द्वार खोल दिया और एक ही रात में गोलकोंडा का भाग्य बदल गया। मुगल सेना भीतर घुस गई, खजाने के कक्ष खोले गए। इतिहासकारों के अनुसार सोना, चांदी और अनगिनत हीरे इतने थे कि गिनती संभव नहीं थी। औरंगजेब ने यह दौलत अपने खजाने में शामिल की। लेकिन अजीब बात यह है, इसी विजय के कुछ वर्षों बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। लगातार युद्ध, आंतरिक विद्रोह, आर्थिक संकट और अंततः वह साम्राज्य जो कभी अजेय लगता था, बिखर गया। क्या गोलकोंडा की दौलत ने मुगलों को शक्तिशाली बनाया या उसी दौलत ने उनके विनाश का बीज बो दिया? शायद यही वह क्षण था जब शाप ने एक और साम्राज्य को छुआ। 18वीं सदी के अंत तक मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। दक्कन की दौलत अब बिखर चुकी थी और इसी शून्य में प्रवेश हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। वे व्यापारी बनकर आए थे। मसाले, कपड़ा, नील, यही उनका चेहरा था। लेकिन असली लक्ष्य था संसाधनों पर नियंत्रण। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के बाद कंपनी सिर्फ व्यापारिक संस्था नहीं रही, वह सत्ता बन चुकी थी। भारत की रियासतें कर्ज में डूबी थीं और कंपनी संधियों के नाम पर खजाने अपने कब्जे में ले रही थी। 1849 लाहौर की संधि। नाबालिग महाराजा दलीप सिंह से कोहिनूर सौंप दिया गया। कागजों में यह कानूनी हस्तांतरण था, लेकिन इतिहास इसे जबरन छीना गया खजाना मानता है। ब्रिटिश अभिलेख बताते हैं कि कई शाही तिजोरियों की सूची अधूरी है। कई कीमती रत्नों का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं। कुछ जहाजों की कार्गो लिस्ट गायब। कुछ खजानों का उल्लेख तो है, पर उनका ठिकाना नहीं। क्या यह महज प्रशासनिक अव्यवस्था थी या सुनियोजित ढंग से मिटाए गए निशान? गोलकोंडा की खदानें अब सूख चुकी थीं, लेकिन उसके हीरे यूरोप की रोशनी बढ़ा रहे थे। भारत की दौलत अब लंदन की तिजोरियों में चमक रही थी और शायद गोलकोंडा का शाप भी समंदर पार कर चुका था। गोलकोंडा किले की दीवारें जितनी ऊंची हैं, उसकी जमीन उतनी ही रहस्यमयी। इतिहासकार बताते हैं कि इस किले में 80 से अधिक भूमिगत मार्ग और सुरंगें थीं। कुछ सुरंगें सीधे हैदराबाद के चार मीनार क्षेत्र तक जाती थीं। कुछ केवल शाही परिवार के भागने के रास्ते थे और कुछ शायद खजाने के लिए। स्थानीय लोग आज भी कहते हैं किले के नीचे ऐसे तहखाने हैं जिन्हें कभी पूरी तरह नहीं खोला गया। कई दरवाजे पत्थरों से सील हैं। कुछ मार्ग जानबूझकर भर दिए गए और पुरातत्व विभाग ने कुछ क्षेत्रों में खुदाई रोक दी। आधिकारिक कारण संरचनात्मक सुरक्षा, लेकिन अफवाहें कुछ और कहती हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब सब कुछ नहीं ले जा सका। कहा जाता है कि ब्रिटिश भी केवल दर्ज खजाना ले गए। गुप्त खजाने की असली सूची कभी सामने नहीं आई। कुछ खोजकर्ताओं ने दावा किया कि रात में किले के भीतर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ने दीवारों के भीतर खोखले हिस्सों का संकेत पाया, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं। तो क्या यह सब कल्पना है या सच में गोलकोंडा के नीचे अभी भी सोया हुआ है अरबों का अनदेखा खजाना? और अगर वह कभी मिला तो क्या वह भारत की खोई हुई दौलत लौट आएगा या एक नया संघर्ष शुरू करेगा? कोहिनूर, होप डायमंड
गोलकोंडा के ये पत्थर सिर्फ कीमती नहीं थे, वे बदनाम भी थे। हर उस शासक का पतन जिसने इन्हें धारण किया, हत्या, क्रांति, विश्वासघात, साम्राज्य का बिखरना। तो क्या सच में इन हीरो में कोई शक्ति थी? अगर हम इतिहास को ध्यान से देखें तो एक पैटर्न दिखाई देता है। ये हीरे हमेशा सत्ता के केंद्र में रहे, और जहां सत्ता होगी वहां संघर्ष होगा। कोहिनूर मुगलों के पास था, उसी दौर में उत्तराधिकार युद्ध हुए। फारस पहुंचा, नादिर शाह की हत्या हुई। सिख साम्राज्य में आया, रणजीत सिंह के बाद अराजकता। लेकिन क्या इन घटनाओं का कारण हीरा था, या वह लालच, महत्वाकांक्षा और राजनीति थी जो हर साम्राज्य को भीतर से खोखला कर देती है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जब किसी वस्तु को असीम शक्ति का प्रतीक बना दिया जाए तो लोग उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। शायद शाप पत्थरों में नहीं था, शाप उस इच्छा में था जो इंसान को अंधा बना देती है। लेकिन फिर भी इतनी सदियों तक यह कथा क्यों जीवित रही? क्यों हर नई पीढ़ी इन हीरों को शापित मानती रही? शायद इसलिए क्योंकि गोलकोंडा की कहानी केवल दौलत की नहीं, बल्कि इंसानी लालच की भी है। और वही लालच इतिहास का सबसे बड़ा शाप है। 17वीं सदी में जब गोलकोंडा अपने चरम पर था, तब भारत केवल एक उपनिवेश नहीं, एक आर्थिक महाशक्ति था। आर्थिक इतिहासकार एंग्स मैडिसन के अनुमान के अनुसार 1700 के आसपास विश्व की कुल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी लगभग 24 से 25% थी। यह यूरोप के कई देशों से अधिक थी। दक्कन, बंगाल और गुजरात जैसे क्षेत्र वैश्विक व्यापार के केंद्र थे। गोलकोंडा के हीरे, बंगाल का वस्त्र, मसाले और धातुएं, ये सब यूरोप की अर्थव्यवस्था को ऊर्जा दे रहे थे। फिर आया उपनिवेश काल। ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत कहता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की संपत्ति व्यवस्थित रूप से बाहर ले जाई गई। करों के रूप में वसूली, कच्चे माल का निर्यात और तैयार माल का आयात, एक ऐसा चक्र जिसने स्थानीय उद्योगों को कमजोर कर दिया। कुछ आधुनिक आकलन बताते हैं कि 200 वर्षों में भारत से निकाली गई संपत्ति की आज की कीमत $1 ट्रिलियन में हो सकती है। गोलकोंडा के हीरे तो केवल प्रतीक थे, असली खजाना था व्यापार, श्रम और संसाधनों की शक्ति। आज भारत विश्व अर्थव्यवस्था में फिर उभर रहा है, लेकिन सवाल अब भी गूंजता है, अगर वह दौलत बाहर न गई होती तो क्या इतिहास अलग होता? और क्या गोलकोंडा की कहानी केवल अतीत की है, या वह आज भी हमारी आर्थिक स्मृति का हिस्सा है? गोलकोंडा का खजाना गायब नहीं हुआ, वह बस हाथ बदलता रहा। कोहिनूर आज भी चमक रहा है, होप डायमंड अब भी सुरक्षित हैं। दौलत नष्ट नहीं हुई, स्थानांतरित हुई। शाप शायद पत्थरों में नहीं था, बल्कि उस लालच में था जिसने साम्राज्यों को अंधा कर दिया। गोलकोंडा आज खंडहर है, पर उसकी कहानी चेतावनी है। दौलत शक्ति देती है, लेकिन लालच इतिहास बदल देता है।